इस वीडियो में सभी नीट और जेई स्टूडेंट्स को चैलेंज कर रहा हूँ। ये कंप्लीट वीडियो में 2 लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ, पी ब्लॉक और एटॉमिक स्ट्रक्चर। पी ब्लॉक कितना लेंदी चैप्टर है वो तुम्हें खुद पता है। इसमें 11th और 12th का दोनों मिलाकर मैं इस वीडियो में 35 मिनट में कवर करने वाला हूँ। और दूसरा जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो 50 मिनट में पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक बार पूरा लेक्चर देखो। और सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़, ठीक है, अपने लेक्चर को लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। मैं एक डेली टारगेट सीरीज़ फॉलो करवा रहा हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जो लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अदरवाइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे एम्स पाइनियर, वहाँ मिल जाएगी कंप्लीट सीरीज़ की लिंक। सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर्स हैं, एक बार देखो और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो बाय। तो हाँ जी भाई लोग, आज तुम्हारा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, वो है पीक ब्लॉक है। ठीक है, पूरा 11th और 12th का पोर्शन जो है हम लोग कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और जिनको लग रहा है ना कि लेक्चर बहुत शॉर्ट है ड्यूरेशन का, तो तुम सभी को ना ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, तुम पीवाईक्यूज उठा लो, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो, तुमसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये करके नीट के एग्जाम में जाओगे ना, इवन जेई के एग्जाम में जाओगे ना, तो हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, इसके पीछे ना एफर्ट बहुत बड़ा है, 13 घंटे की मेहनत लगी है इसको मेरे को बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अभी भी मेरे को थोड़ा फीवर है, लेकिन मैं तब भी जो है लगातार कंटिन्यूस जो है तुम लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। इस वजह से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना, फिर पीवाईक्यूज लगाना, तुमसे सारे पीवाईक्यूज बनेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बात करूं भाई लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये होता है मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में, ठीक है, एंटर करता है। ठीक है, जैसे हमको पता है भाई लोग कि पी सबशेल जो होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। एक में वो 2 आ सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से कितने ग्रुप हैं अपने, 6 ग्रुप हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, क्लियर है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन तुम्हारा नियोन। ठीक है, तो टोटल इनके कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। चले आगे, हाँ है ना। अब ये ग्रुप को ना भाई लोग हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरे पी ब्लॉक में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, मेरी अगर आवाज तुम्हें थोड़ा जल्दी लगे तो प्लीज माफ कर देना। ठीक है, क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है और मैं अपना दूसरे वाले रूम में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, पूछ वाले रूम में। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट भाई लोग। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, इसमें इसमें भाई लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में इसमें एस इलेक्ट्रॉन भाई लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ना ग्रुप 13 में से ना 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, एक तो बोरन हो गया, दूसरा क्या हो गया, थैलियम हो गया। बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 2s2 2p1, और थैलियम का क्या होता है, 6s2 6p1। हाँ है ना। तो बोरॉन के केस में एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन भाई लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये वाला ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आगे वाले में चला जाएगा, ऐसे कुछ। है ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, +3। ठीक है, लेकिन जो थैलियम का है ना भाई लोग यहाँ पे, ठीक है, थैलियम के केस में 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन भाई लोग न्यूक्लियस को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। है ना, मतलब कि 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है बहुत बहुत ज्यादा मतलब पावर के साथ में होल्ड करके रखेगा, क्योंकि बीच में क्या है, 5d और 4f कन्फिग्रेशन होगा। तो 5d और 4f के जो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होता है ना भाई लोग, वो बहुत पुअर होता है। दैट्स वाई एस इलेक्ट्रॉन थैलियम के, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इससे बढ़िया तो मैं एक्सप्लेनेशन में दे नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, 6s2 6p1, तो यहाँ पे सेम एज इट इज रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1, ओनली +1, क्योंकि ये तो पार्ट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में, 6s वाला। ठीक है, क्लियर है। तो इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेने से मना करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद भाई लो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट वो है एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसको भी समझना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिमिलर केस रहता है ग्रुप 14 15 16 के लिए। हम कहते हैं कि डाउन टू द ग्रुप जो है ना भाई लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ठीक है, 2 यूनिट भाई लोग कम हो जाती है। तो भाई लोग अगर हम देखें एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है,
तो पी ब्लॉक के जो फर्स्ट मेंबर है ना तुम्हारे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये इसकी जो पूरा ग्रुप है ये, ठीक है। तो पी ब्लॉक के जो फर्स्ट मेंबर है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी उनके ग्रुप के बाकी मेंबर से ना डिफरेंट होती है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसे तुम बोलते हो एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब उसमें हाइब्रिडेशन जो मिलेगा वो मिलेगा sp2 sp sp3, ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होंगे। क्लियर है? हाँ है ना? एक बार ना पीरियोडिक टेबल देख लो एक बार, ठीक है, ये तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। फर्स्ट दो ग्रुप के एलिमेंट होंगे इसमें, वो कौन से होंगे? एस ब्लॉक, बीच में रखे गए डी ब्लॉक, और इधर जो है ना तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए बोरॉन से लेकर तुम्हारा इनर्ट गैसेस तक, ठीक है, हीलियम तक। क्लियर है? ठीक है, उसके नीचे तुम्हारा क्या है, यहाँ रखे तुम्हारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, लेंथोनाइड्स और क्या है, एक्टिनोइड्स है। क्लियर है? हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। ग्रुप 13, तो भाई लोग ऐसे करके ना हम लास्ट ग्रुप 18 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल करेक्टर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखें डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी जो होती है ना भाई लोग, वो डिक्रीज सॉरी डेंसिटी जो होती है ना भाई लोग, वो इंक्रीज करती है डाउनवर्ड ग्रुप में। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है भाई लोग? इंक्रीज कर रहा होता है, तो डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, हाँ या ना? तुम बोरॉन से टेलियम तक जाओगे तो जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है वो क्या करेगा? इंक्रीज करता है, तो डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भाई लोग डिक्रीज करता है डाउनवर्ड द ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम एक्सेप्शन अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, एक्सेप्शन नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। देखो फर्स्ट हम देखें भाई लोग, तुम्हारा वो है एटॉमिक साइज। ये तुमने ना पूरा तुम्हारा जो पी ब्लॉक है ना भाई लोग, ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग और जो तुम्हारा वो वाला ना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो होता है, ठीक है, वो तुम्हारा सब कुछ कवर कर लेगा अच्छे से। ओके, एटॉमिक साइज के बारे में हम बात करें, तो एटॉमिक साइज भाई लोग सबसे कम होगा बोरॉन का, उसके बाद गैलियम, एलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। थैलियम का जो है पहले सबसे ज्यादा होता है। होना जो तो चाहिए था क्या? होना चाहिए था एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए था एज कंपेयर टू द गैलियम, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। किस वजह से? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं भाई लोग, अगर मैं बात करूं तुम्हारे साइज का, तो एटॉमिक साइज जो है ना लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक में क्या होता है? डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर मैं आयनेशन की एनर्जी की बात करूं, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेंगे, और टॉप टू बॉटम क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोरॉन, उसके बाद थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। बोरॉन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद यहाँ से जो है इसका ऑर्डर उल्टा उलट जाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पर थैलियम का ज्यादा होता है। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली वैल्यू डिक्रीज करता है, उसके बाद एक बार जहाँ पर ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इनिशियली डिक्रीज करता है अप टू गैलियम, गैलियम तक तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी गैलियम तक तो डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके बाद जो है ना वो इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा रखा है, स्टेटमेंट देख रहा हूँ। उसके बाद है आयनेशन एंथैल्पी। तो आयनेशन एंथैल्पी बोल दो या आयनेशन एनर्जी बोल दो, ठीक है। तो वो लेफ्ट राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो बोरॉन सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है। होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एल्यूमिनियम की कम है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। होना चाहिए था कि थैलियम की जो आयनेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू द गैलियम, है ना, क्योंकि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, अगर तुम्हें को दिखाई दे रहा है तो ये, तो आयनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो बोरॉन सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ऑर्डर होनी चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्लियर है? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना भाई लोग, डाउन टू द ग्रुप जो है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, एंड +1 की इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना तो ये चेक करना एक बार, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना भाई लोग, वो +1 से +3 वेरी करती है ना, इसकी +2 से, कार्बन की आई गेस +4 होगी, है ना, इसकी +3 से 5 होती है,
और इसकी फोर्स कितनी होती है, शायद 6 होती है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13, जिसमें फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। ठीक है, तो भाई लोग ध्यान रखना कि बोरॉन जो है ना डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन जो है रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम जो है वो फॉर्म करता है एक थिन ऑक्साइड की लेयर मॉइस्ट एयर में। ठीक है, मॉइस्ट मतलब कि जहां नमी होगी ना वातावरण में, वहां पे एटमोस्फियर में। बीएन क्या है, बीएन भाई लोग तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है। ठीक है, ऑक्साइड्स जो होते हैं बोरोन के वो एसिडिक होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के एम्फोटेरिक होंगे, इंडियम और थैलियम के कैसे होंगे, बेसिक होते हैं। क्लियर भाई लोग। अब देखो सेकंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड्स एंड एल्कलीज। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ में करा दी, एसिड है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, दूसरा मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी मैंने। ठीक है, तो बना क्या, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। थर्ड देखो, थर्ड है तुम्हारा भाई लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन्स। ठीक है, तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं भाई लोग हैलोजन के साथ में और फॉर्म करते हैं EX और EX3 टाइप के हैलाइड्स। ठीक है, और ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ही ज्यादा पूछता है कि जो TLX3 है, ठीक है, वो भाई लोग फॉर्म नहीं होगा। TLX3 भाई लोग फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखना ये। बाकी सब फॉर्म हो जाएंगे लेकिन TLX3 फॉर्म नहीं होता। इतना क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या फिर ना। ठीक है, ठीक ठीक। अब यहाँ पे ना एक चीज और छूट गई है कुछ शायद, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्रुप 14। तो भाई लोग अगर हम ग्रुप 14 की अगर बात करें, ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स के लिए एटॉमिक साइज अगर हम देखें ग्रुप 14 के लिए, तो एटॉमिक साइज जो होता है ना भाई लोग वो इंक्रीज करेगा डाउन टू द ग्रुप, जो मैं तुमको बताया था पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है भाई लोग, डिक्रीज करेगा डाउन टू द ग्रुप में। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, हाँ है ना। अब देखो एक्सेप्शन ग्रुप 14 के, जिसमें सबसे पहले जो है वो है आयनेशन एंथैल्पी है या फिर आयनेशन एनर्जी है। तो डाउन टू द ग्रुप क्या क्या करेगी, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कार्बन से लेकर लेड, जर्मेनियम तक तो ठीक है, लेकिन लेड और टिन में टिन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन टिन की कम है आयनेशन एनर्जी ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। सेकंड मेल्टिंग पॉइंट भाई लोग, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन और लेड, हाँ या ना। जो तुम्हारा ये है टिन है, इसकी ज्यादा होना चाहिए थी मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन टिन का कम है एज कम्पेयर टू द लेड। क्लियर है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होती है डाउनवर्ड ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट भी। ठीक है, डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो जाएगा ये, और नेक्स्ट है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पता है तुम्हें, स्टेबिलिटी ऑफ +4 क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन टू द ग्रुप, और +2 क्या करेगी, इंक्रीज करती है, हाँ या ना। चले आएंगे, नेक्स्ट देखो पहले जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड है ऑक्सीजन। ठीक है, मेन हेडिंग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो भाई लोग यहाँ पे ना तुम्हारे दो टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, EO टाइप और दूसरा बनेंगे EO2 टाइप। ठीक है, हाँ या ना। अब मेरे को समझ में आ गया कि ऊपर क्या आप लोगों ने चीज छोड़ी है। ठीक है, आ जाओ, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई लोग तुम्हारे बनेंगे, ठीक है, एमोर्फस ब्रोमीन और एल्यूमिनियम में एयर में अगर हम हीट करने पर हमें ना ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ऑक्साइड मिलेगा प्लस नाइट्राइड मिलता है, नाइट्राइड। ठीक है, एमोर्फस का अगर हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ में तो बनेगा E2O3 टाइप। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो बनता है EN टाइप। EN मतलब कि नाइट्राइड। क्लियर है। एमोर्फस ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बोरॉन, एमोर्फस बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एयर में हीट करने पर ऑक्साइड, ऑक्साइड
और नाइट्राइड देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि एमोर्फस बोरॉन और एल्यूमिनियम एयर में हीट करने पर क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड दे रहे हैं और नाइट्राइड दे रहे हैं। चले आएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। दो टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, ईओ और ईओ टू टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे ना इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, ये है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद जो लेड के जो ऑक्साइड्स हैं, पीबीओ, एसएनओ, पीबीओ2, एसएनओ2, ये सारे एम्फोटेरिक है, ठीक है। मैंने तुमको ट्रिक भी बताई है, ट्रिक पीरियड टेबल में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, एसआईओ, एसआईओ2, ये सारी कैसे हैं भाई लोग, एसिडिक है। हाँ है ना, हाँ है ना। जो भाई लोग यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड है, SiO, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, जो इंपोर्टेंट ना भाई लोग, जितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है ना, वो सब कुछ मैंने बताने का ट्राई किया है, ठीक है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर। तो अगर मैं कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ में कराऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगर मैं टिन की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं, वाटर कौन सा है, स्टीम वाटर है, ठीक है, तो SnO2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन जो है भाई लोग रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझना कि लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन, ठीक है। लेड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पहले एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, एक परत जो है बन जाती है, जिसकी वजह से लेड रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ में। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन के साथ में ग्रुप 14 की जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो रिएक्शन करके हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, EX2 और EX4 टाइप के। मोस्ट ऑफ टाइप के बायोलॉजी जो तुम्हारे, मोस्ट ऑफ द जो टेट्रा हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं, तो भाई लोग मोस्ट ऑफ द टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं EX4 टाइप के, ठीक है, वो कोवलेंट होते हैं नेचर में। लेकिन SnF4, PbF4 ये आयनिक होंगे नेचर में। ये कैसा होगा भाई लोग, ये एग्जिस्ट नहीं करता, PbI4 भाई लोग एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू इनर पेयर फैक्ट। और जो SiCl6 2- है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू बिगर साइज ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, Cl6 है, ठीक है, तो 6 क्लोरीन आयंस हैं, तो 6 क्लोरीन आयंस क्या होंगे भाई लोग, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में दो फॉर्म आती हैं, एक तो आती है क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है, दूसरी आती है तुम्हारी एमोर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में तुम्हारा आता है डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है। और जो एमोर्फस फॉर्म होता है ना, उसमें तुम्हारा आता है कार्बन ब्लैक, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। और जो ये एमोर्फस फॉर्म है ना तुम्हारे, दीज आर इम्प्योर फॉर्म, किसके, ग्रेफाइट के और एन फ्लोरिन्स के, ठीक है भाई लोग। चलो, डायमंड की अगर हम बात करें, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में फर्स्ट क्या है, डायमंड है, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो डायमंड क्या है भाई लोग, रिजिड 3D नेटवर्क है कार्बन एटम का, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना इसका डायग्राम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन इसका, और नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इसका बॉन्ड जो है वो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब कि ओपन स्ट्रक्चर है। अगर ओपन स्ट्रक्चर होगा ना भाई लोग, तो वो उसमें डैंगलिंग बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्यों होगी पुअर, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पुअर इलेक्ट्रिक थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर बात करूं भाई लोग, ग्रेफाइट जो है ना, ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हेल्ड होता है एक दूसरे से वन डबल फोर्सेस के थ्रू। इसके सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और एरोमेटिक होते हैं। इसमें भी डैंगलिंग बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो ग्रेफाइट की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं फ्लोरीन की अगर बात करूं भाई लोग, तो इसमें एक केस बनता है कि जब ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंसी में और इनर्ट गैस के प्रेजेंसी में, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं ग्रेफाइट को, ठीक है, तो वो फ्लोरीन में चेंज हो जाता है। और फ्लोरीन में भाई लोग दो टाइप के फॉर्म होते हैं जो हमसे हमें ना बनते हैं, C60 से लेकर C60 से लेकर C350 तक हमें फॉर्म मिलेंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मेनली मिलेगा ना, वो हमें मिलेगा C60 फॉर्म,
ठीक है, जिसे तुम लोग नाम देते हो C60 को बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, क्लियर है भाई लोग? थोड़ा सा ना मैं मेरा ना वॉइस थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी अपना उसमें नहीं हूँ, बोल सकता ना कंट्रोल में बोल दो, कुछ भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मत्था ना काम नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे। उसके बाद है सेकंड, इसमें कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होगा प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, एक बार एनसीईआरटी में चेक करना, ठीक है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा ना तो उसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, बोलेंगे कि नो डैंगलिंग बॉन्ड। उसके बाद भाई लोग जो ये तुम्हारा फ्लोरीन है, ये 26 मेंबर की रिंग होती है और 12 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। एक बार चेक करना एनसीईआरटी में। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इसका सभी, और एरोमेटिक होते हैं। इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है भाई लोग? गुड होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 के भाई लोग कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। एटॉमिक साइज और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन टू द ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना ये डाउन टू द ग्रुप मतलब होता है ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, क्लियर है भाई लोग? तुम्हारे जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो तुम्हारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो डाउन टू द ग्रुप क्या है? ये तुम्हारे ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मेरे से ना जितना हो पाना भाई लोग मैं उतना तुम लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा पूरा अच्छे से। एक्सेप्शन है इसमें भी ग्रुप 15 में, उसका मेल्टिंग पॉइंट का और ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है, ध्यान रखना। सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई इसका वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेटस इसका सिंपल बात है कि +3 से +5 वेरी करेगी, हाँ है ना। स्टेबिलिटी जो होती है वो +5 में क्या करती है? इंक्रीज करती है, और +3 से क्या करेगी? डिक्रीज करती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें इसकी, तो फर्स्ट जो है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ में भाई लोग ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म करते हैं ES3 टाइप के हाइड्राइड्स, ठीक है। जिसमें अगर तुम्हें फर्स्ट बताऊं मैं, ये होगा NH3 बनेगा, PS3 AS3 है ना। EH3 मतलब क्या होगा? हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है। और ग्रुप 15 में क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो मैंने यहाँ पे ई की जगह नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह ये सब कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये बनेंगे सब कुछ। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे जाऊँ लास्ट तक, तो भाई लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और रिड्यूसिंग पावर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ पे जाने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई लोग सेंटर एटम की क्या करेगी? डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। एक ही मैंने उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता दिए कि क्या क्या बन सकता है, ओके। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया, ये एक्सेप्शन है दोनों, ठीक है। अमोनिया का इससे ज्यादा होता है, एस क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो कि NH3 में प्रेजेंट है। मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है रिएक्ट करेंगे, फॉर्म करते हैं भाई लोग E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे E2O3 टाइप के, ये सारे के सारे, और ये हो गए तुम्हारे E2O5 टाइप के, ठीक है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, यहाँ से लेकर अगर मैं हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, तो डाउन टू द ग्रुप क्या करती है भाई लोग? मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है डाउन टू द ग्रुप में, वो करता ही है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करती है, ठीक है। इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। और आ जाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, इन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूं, N2O3 N2O5 अगर इस टाइप में आ गया कि E2O3 और E2O5 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो E2O5 वाले जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू द E2O3, ठीक है। इसमें ना एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि ये एसिडिक होंगे ये वाले, और ये होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। मैंने तुमको ना ट्रिक बता रखी है, देखना एक बार पीरियड टेबल में, है ना, जनाबे अली दिल से पंजाबी सॉन्ग गाया करो, है ना, ऐसा कुछ। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन। तो भाई लोग 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेलोजन के साथ में रिएक्ट करके भाई लोग हैलाइड्स बनाते हैं, EX3 और EX5 टाइप के, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि NX5, जैसे कि NCl5 होता है ना भाई लोग, बोलते हैं ना कि एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ। तो NX5 टाइप के जितने भी तुम्हें एलिमेंट्स दिखेंगे ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल ही नहीं होंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होंगे उनमें, ठीक है, क्लियर है। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है।
या फिर अगर करना चाहो तो कर लो एक बार। जैसे मैं अगर बात करूँ कोवलेंट करेक्टर की, तो कोवलेंट करेक्टर जो है ना भाई लोग EX5 वालों का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू EX3। ठीक है, और ध्यान रखना कोवलेंट करेक्टर हम लोग ना डायरेक्ट देते हैं, किससे? फजान रूल जो होता है ना, फजान रूल, उससे कोवलेंट करेक्टर हम सिंपल देते हैं। ठीक है, ऑर्डर वगैरह जो भी है। और कोवलेंट करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है भाई लोग? इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद है एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। तो फर्स्ट जो है वो है व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना भाई लोग, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना भाई लोग, ये डिस्क्रीज होता है, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर इसका, और P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देख लेना। ये भाई लोग डार्क में, मतलब अंधेरे में ये चमकता है, पॉइजनस होता है ये। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन सॉल्युबल होता है CH2 में। ठीक है, ये लेस स्टेबल होता है, दैट्स वाई मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, जो तुम्हें पता है ना भाई लोग, सिंपल है कि भाई जो कम स्टेबल होते हैं वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, है ना। इस वजह से एयर में अगर हम इसको ना ओपन करके रख देना व्हाइट फॉस्फोरस को, तो ये एयर के साथ में ना भाई लोग, एयर के साथ ना मतलब जलने लगता है ये। और ये P4O10 देता है, व्हाइट फ्यूम्स, मतलब कि सफेद सफेद जो धुएं होते हैं ना, वो देने लगता है। ये रिएक्शन था अपना। उसके बाद है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, तो भाई लोग रेड फॉस्फोरस जो है ना, इस थोड़ा सा पास कर ले रहा है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। रेड फॉस्फोरस भाई लोग, ये चेन्स होती हैं P4 मॉलिक्यूल्स की, जो कि एक दूसरे से बंधी रहती हैं, इस टाइप की। ठीक है, ये रेड फॉस्फोरस जो है ना, वो फॉर्म्ड होता है बाय हीटिंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन। ठीक है, कुछ दिन तक गर्म करने पर। ठीक है, अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पर कुछ दिन तक गर्म करें ना, तो हमें रेड फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, इसमें ना आयरन ग्रे जो लस्टर्स होता है वो होता है, और ये ग्लो नहीं करेगा डार्क में, और ये पॉइजनस नहीं होता। ठीक है, और जो ये वाला फॉस्फोरस है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, एज वेल एज CH2। उसमें CH2 में सॉल्युबल था, लेकिन यहाँ पे वाटर में और CH2 दोनों में क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये बहुत कम जो है रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद लास्ट तुम्हारा वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस में भाई लोग तुम्हारे दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है अल्फा फॉर्म होता है, दूसरा होता है बीटा फॉर्म। तो जब हम रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं 803 केल्विन टेम्परेचर पर विद सील्ड ट्यूब में, ठीक है, तो हमें मिलता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म इसका। जब हम उसको 473 केल्विन पर रेड फॉस्फोरस को गर्म करते हैं हाईली प्रेशर के साथ में, तो हमें मिलता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, बीटा फॉर्म मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर का बस डिफरेंस है। यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि हाईली पॉलीमेरिक और मोस्ट स्टेबल जो है ना एलोट्रॉप फॉस्फोरस का, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में एज वेल एज CH2। क्लियर है? कौन सा था वो? कौन सा था? कौन सा था? ये वाला रेड फॉस्फोरस। ठीक है, चलो। ग्रुप 16, ग्रुप 16 के पहले कुछ जनरल फीचर है। ठीक है, ध्यान रखना, वही आ गया साइज, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ये डिक्रीज करेंगे लेफ्ट टू राइट, और इंक्रीज करते हैं डाउन टू द ग्रुप में। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन है तो +4 से +6 वेरी करेगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीज करेगी डाउन टू द ग्रुप, और +4 इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कभी कभी करना पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखना OF2 में ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 है। H2O में कितनी है? ठीक है, एक बार सब में देख लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो, कैसे निकालते हैं ये मत पूछना है ना, क्योंकि मैंने बता रखा है। ठीक है भाई लोग, चलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ, कि ऑक्सीजन क्या होता है भाई लोग? ऑक्सीजन का साइज जो होता है ना भाई लोग, वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। इस वजह से वो फॉर्म करता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, दैट्स वाई वो एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में। ठीक है, जो कि उसका गैसेस फॉर्म है। सल्फर की अगर बात करें भाई लोग, सल्फर का साइज क्या होता है? बड़ा होता है ना, ऑक्सीजन कंपेयर में। ठीक है, तो ये फॉर्म नहीं करता मल्टीपल बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है S8 के फॉर्म में। S8 क्या है? साइक्लो ऑक्टा सल्फर के फॉर्म में। ठीक है, S8 का स्ट्रक्चर देख लेना, कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, क्राउन शेप का। ठीक है, जो राजा महाराजा या फिर महारानी का वो होता है ना, ताज होता है ना, हिंदी में बोले तो, हाँ वही। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो तुम्हारे सिस्टम ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बनाएंगे, H2E टाइप का। ये रहे सारे।
ठीक है। तो यहाँ मैंने तुमको बता दिया है कि अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे ना, तो डाउन टू द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कुछ एक बार पढ़ लेंगे। एक्सेप्शन है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाटर का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जो कि होता है 100। किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो भाई लोग, जो भी तुम्हारी ऑक्सीजन की फैमिली है, ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं, वो एलिमेंट हैं, वो फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स को, EO2 और EO3 टाइप के। ठीक है, तो ये तुम्हें जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये EO2 टाइप का है ये, और नीचे EO3 टाइप के हैं। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे ना, तो डाउन टू द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ऑक्सीडेशन पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एरो दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूँ, तो EO3 और EO2 का अगर मैं कंपेयर करूँ, तो EO3 की ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो भाई लोग, ये फॉर्म करेगा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके दो टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करता है, EX4 और EX6 टाइप के। और ध्यान रखना है, OX6 टाइप का जो होता है ना भाई लोग, ठीक है, OX6 टाइप का जो हैलाइड होता है ना भाई लोग, वो पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू, क्योंकि इसमें कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग, SF6। ये एक्सेप्शनली स्टेबल है भाई लोग, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब देखो एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। तो फर्स्ट जो सल्फर है वो है रोम्बिक सल्फर है, जिसको तुम लोग नाम देते हो अल्फा सल्फर। ठीक है, ये क्रॉन शेप होता है और येलो होता है कलर में। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये क्रॉन शेप, ये। ठीक है, और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। दूसरा क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, जिसे तुम नाम देते हो बीटा सल्फर। ये चेयर शेप होता है, NCERT एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और कलरलेस होता है, और ये स्टेबल होता है एट 269 केल्विन टेम्परेचर पर, या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, इससे कम पर ये एक्टिव नहीं होता। और 269 केल्विन जो टेम्परेचर ना भाई लोग, इसको तुम लोग नाम देते हो ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, 1 मिनट का मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो यार, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जनरल करेक्टर, जनरल करेक्टर। तो भाई लोग, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सब सेम है। ठीक है, जो आप लोग ऊपर से करते आ रहे हैं। एक्सेप्शन है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फ्लोरीन की कम होती है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ठीक है, देखो भाई लोग, यहाँ पे ना डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ग्रुप 17 में। कौन कौन से, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। 1 मिनट, मैं कुछ बोल रहा ना, नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो यहाँ पे ना इनके ना कलर्स ध्यान रखते हैं। तो फ्लोरीन जो होता है येलो गैस होती है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, ब्रोमीन जो होती है भाई लोग, वो रेडिश ब्राउन गैस होगी, और जो आयोडीन होती है वो वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस नहीं होती आयोडीन। ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है भाई लोग, है ना, मतलब ये किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे I2I2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है ना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी मैं बाहर से दे रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों का ऑर्डर देख लेंगे। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट तुम्हारा रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी भाई लोग, इंक्रीज करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है अपने ग्रुप में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं तुमको जो बता रहा हूँ ना भाई लोग, वो तुमने अगर अच्छे से मतलब कवर कर लिया ना, तो तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें बहुत ज्यादा ईजी लगेगी। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में भाई लोग अगर हम बात करें, तो फर्स्ट तुम्हारा जनरल कैरेक्टर है। तो ये तुम्हारे सारे क्या है, वही सेम ही है।
ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड बात करूँ, एक्सेप्शन वाला केस वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना ये ऑर्डर, ठीक है। लास्ट कुछ तुम्हारे स्टेटमेंट्स इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि इनर्ट गैसेज हैज लार्जेस्ट साइज इन पीरियड टेबल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज इंक्रीज करता है, हाँ है ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन पीरियड टेबल में जो इनर्ट गैसेज है वो सबसे कॉर्नर रखी हुई है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इनर्ट गैसेज हैज लार्जेस्ट साइज इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। और इनर्ट गैसेज में भाई लोग क्या होता है, ये इनर्ट गैसेज हाईली स्टेबल होती हैं ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना, क्योंकि इनमें कोई भी क्या होता है भाई लोग, कोई भी सबसेल खाली नहीं होता। इनमें कंफर्मेशन जो मिलेगा क्या मिलेगा, 2s2 मिलेगा या 2p6 मिलेगा, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, कोई भी सबसेल। उसके बाद है इनर्ट गैसेज में, इनर्ट गैसेज की जो आयनेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, पता ही है, ठीक है, स्टेबल होता है कन्फिग्रेशन इसका। और इनर्ट गैसेज का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तुम्हारा पूरा पी ब्लॉक खत्म है, और चैलेंज दे रहा हूँ मैं सबको, ठीक है, चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ तुम्हारे नीट के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। फिर मेरे से बात कर लेना कि भैया तुमने क्या बोला था, ठीक है। नीट के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है, कितना पेपर पी ब्लॉक में से या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कितना पेपर अपने यहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, करते रहो, तब तक मैं एनएलएम का लेक्चर और शूट कर ले रहा हूँ। आज का टारगेट खत्म करो, बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। तुम जितना एफर्ट मारो ना, तुम्हारा टाइम सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है, कि तुम्हारा कैसे भी करके ना टाइम सेव हो जाए बस, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वीडियो है तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है ना मेरी, वो कम से कम 6 घंटे की मेहनत है, ठीक है। ये जो मैं तुम्हारे सामने पूरा लिख के लाया हूँ, तो इससे क्या होगा, पूरा टाइम सेव होगा। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि यार तुम्हारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है ना, वो इतना मस्त होने वाला है कि अभी तक तुमने ऐसा कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा होगा। मैं इतनी इस बारे में गारंटी दे रहा हूँ। और लेक्चर खत्म होने के बाद ना तुम खुद एक बार एनालिसिस करना कि तुम कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इवन कोचिंग मॉड्यूल्स के भी, ठीक है। इस टाइम पे मॉड्यूल की नीड नहीं है, पीबाई किसको कर पाओगे, साथ साथ में तुम अच्छे से अपने कोचिंग के जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन होंगे वो भी सब कुछ सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है, चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई लोग, वो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सेकंड होगा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद होगा थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल के बाद अपन लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखूंगा, ठीक है, मेरी बात को कैच करने का ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद जो अपन लोग पढ़ेंगे ना भाई लोग, वो होगा तुम्हारा बोहर्स मॉडल होगा, ठीक है। बोहर्स मॉडल में अपन लोग 2 पार्ट कवर करेंगे, एक तो होगा रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट ऑफ बोहर मॉडल। सेकंड जो अपन लोग कवर करेंगे वो होगा तुम्हारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोहर्स मॉडल में जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, यस वही। उसके बाद अपन लोग भाई लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी पढ़ेंगे, चमकेगा अच्छे से बहुत आज, ठीक है। उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल जो है, जिसे अपन लोग नाम देते हैं क्वांटम मॉडल, उसको अपन लोग आज बहुत अच्छे से चमकाएंगे, ठीक है। जो वेव मैकेनिकल मॉडल है ना, इसमें अपन लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल बोल दो, क्वांटम मॉडल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी भाई लोग, चलो ओके। फर्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो है भाई लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखो यार, मैंने इस वाला टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि यार ये वाला टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आते रहते हैं, ठीक है। तो कैथोड रेस को तुम लोग क्या नाम देते हो, इलेक्ट्रॉन नाम देते हो, इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, कैथोड रेस बोल दो, एक ही बात है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो ना भाई लोग, वो किया था थॉमसन ने किया था, और डिस्कवरी भी की थी जो इलेक्ट्रॉन की, वो भी की थी थॉमसन ने। कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज को रिगार्डिंग, ठीक है, कि भैया थॉमसन होगा क्या होगा भैया, एक्सपेरिमेंट किसने किया था भैया, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी भैया ने किया था, थॉमसन ने किया था, ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या किया था भाई लोग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने सबसे पहले एक उन्होंने ट्यूब ली थी, ठीक है। इस ट्यूब के उन्होंने अंदर जो है एक गैस ले ली थी, ठीक है, और इस साइड उन्होंने लिया था कैथोड, और इस साइड लिया था उन्होंने एनोड की प्लेट ली थी। तो कैथोड क्या होता है भाई लोग, कैथोड इज नेगेटिव, और एनोड क्या होता है पॉजिटिव। और इस साइड में ना उन्होंने एक जिंक सल्फेट की प्लेट भी ली थी, इस साइड, ठीक है। अब हमको ना इस जो ट्यूब है इसके अंदर हमें लो प्रेशर चाहिए होगा और हाई वोल्टेज, क्यों, क्योंकि गैस है इसके अंदर, है ना। और जो ये जिंक सल्फाइड का जो ये हमने लोगों ने लिया है ना मेटल, ठीक है, ये एक तरह से ना फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है। फॉस्फोरेसेंट क्या होता है कि जो लाइट मारने पर चमकते हैं, ठीक है, जैसे लाइट वगैरह ना, तो जैसे तुम लोग व्हीकल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके पीछे ना कुछ लाइट सी लगी होती है रेड कलर की, है ना। तो वो अगर रात में उन पे पड़ती है, जैसे एक्सप्रेस पे जाओगे ना, तो उस टाइम पे जो है ना, वही सारी चीजें भाई लोग, वही वही वही। तो जिंक सल्फाइड की क्या होती है, लाइट पड़ने पे चमकती है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया था। तो पता पड़ा कि ये ना चमकने लगी थी जब हमने यहाँ से पास कराया कैथोड रेस, ठीक है, ये यहाँ से जा रही है, कैथोड रेस है। तो जब कैथोड रेस यहाँ से स्ट्राइक करेंगी तभी तो चमकेगा, तो ये चमकने लगा था जिंक सल्फाइड का प्लेट, ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट
बनाने के बाद ना अंधेरे में रखा गया ना भाई लोग, तो ये देखा गया कि कुछ रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, कैसे पता लगा कि एनोड की तरफ जा रही है? बिकॉज जिंक सल्फाइड की प्लेट जो है ना वो चमकने लगी थी, क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया कैथोड रेस। इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? अरे बहुत बढ़िया भाई लोग। चलो नेक्स्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या निकला था, रिजल्ट ध्यान लेना, रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ई बाई एम रेशियो होता है, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो जो होता है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेस का, वो डिपेंड नहीं करता भाई लोग नेचर ऑफ गैस पे कि अंदर कौन सी गैस भरी है। ठीक है, सेकंड, मटेरियल ऑफ कैथोड पे डिपेंड नहीं करता कि भाई तुमने कौन सा मटेरियल लिया है कैथोड के अंदर, उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई लोग, बहुत बढ़िया। यार बाहर वाले रूम में ना मेरे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से मैं अपनी पूजा वाले रूम में आया हूँ। इसमें बहुत गर्मी है, बट अब मैं थोड़ा ट्राई करूंगा जल्दी समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन सब कुछ क्लियर होगा तुम्हें। ओके, चैलेंज दे रहा हूँ भाई लोग, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से ना प्यार करवा दूंगा मैं। उसके बाद है एनोड या कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। एनोड रेस या फिर कैनाल रेस को तुम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, ये एक तरह से प्रोटॉन्स ही है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, या बोल सकते हो कि प्रोटॉन को डिस्कवर जो किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सेम चीज हुई थी, लेकिन वहां ली थी जिंक सल्फाइड की प्लेट, इधर ली थी, यहां इधर ले रहे हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट ले रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने यहाँ से कैथोड एनोड रेज पास करी, तो एनोड रेज है ना भाई लोग, सेम वही चीज है, यहाँ से एनोड रेज यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये चमकने लगा था, फिर चमकने लगा था, मतलब कि एनोड रेज जब निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ जिंक सल्फाइड की प्लेट से स्ट्राइक कर रही हैं, तो ये चमकने लगा। हाँ है ना? तो वही सेम चीज, वही सेम चीज, जब ये एक्सपेरिमेंट अंधेरे में रखा गया तो ये देखा गया कि कुछ रेज जो है एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेज एनोड से निकल रही हैं, सो दिस इज कॉल्ड द एनोड रेज। क्लियर भाई लोग? हाँ या ना? ओके, इसका भी रिजल्ट ध्यान रख लेना। इसका रिजल्ट है तुम्हारे सामने कि जो ई बाई एम रेशियो होता है, दैट इट इज स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो एनोड रेज का, वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा भाई लोग किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, या फिर जो गैस फील्ड हुई है उस पे। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, यहाँ पे मैंने नोट करके एक पॉइंट डाला हुआ है, तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि देखो जिसका बेसिक वीक है ना उनको भी लेके चल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तुम रिप्रेजेंट करते हो -1e0 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, प्रोटॉन को 1p1 और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो 0n1 से। क्लियर है? चार्ज कितना होता है? इतना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन कितना होता है, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्जलेस होता है, दैट इज 0। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन का भाई लोग अगर हम ई वाई एम रेशियो निकालेंगे ना, स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो, वो 0 आता है, क्योंकि चार्जलेस ही है ना। हाँ है ना? चार्जलेस है, तो ऊपर 0 लिख लो और नीचे तुम कुछ भी लिख दो भाई। मास कितना होता है इसका? मास होता है 1.6 के समथिंग कुछ होता है। ठीक है, कुछ भी लिख लो तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। हाँ है ना? बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज देखो, सबका ना एक तरह से ना रिकेप लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, बाय थॉमसन। और ई बाई एम रेशियो जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। प्रोटॉन की अगर हम बात करें भाई लोग, तो प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन इज कॉल्ड द एनआर रेज बोल दो। ठीक है, ओके, और ये जो है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से हमने इनको डिस्कवर किया था। ओके, तो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा डन किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा। लेकिन प्रोटॉन जो डिस्कवर्ड हुआ था, या प्रोटॉन जो नाम दिया था, वो रदरफोर्ड ने नाम दिया था। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं भाई लोग ई बाई एम रेशियो की, तो जो ई बाई एम रेशियो होता है ना प्रोटॉन्स का, या फिर एनोड रेस का, या फिर कैनाल रेस का, वो डिपेंड करता है, बोला था ना मैंने, नेचर ऑफ गैस पे। ओके, लास्ट देखो न्यूट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं भाई लोग, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। ओके, कैसे डिस्कवर हुआ था? उन्होंने ना, जेम्स चैडविक ने क्या किया था? जेम्स चैडविक ने भाई लोग बम्बारमेंट किया था अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस जो होते हैं ना, He2+, दिस इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इन्होंने थिन बेरिलियम की शीट्स पर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया था। तो बेरिलियम 4Be9, अल्फा पार्टिकल इज 2He4। ठीक है, तो क्या बना? कार्बन और न्यूट्रॉन निकला, 0n1 न्यूट्रॉन। ठीक है भाई लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभार ना तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा कि न्यूट्रॉन्स बोल रहा है या गामा बोल रहा है, तो गामा मतलब होता है न्यूट्रॉन्स, बीटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा मतलब होता है 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। इतना क्लियर है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ना आ जाता है कभी कभार, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ कवर कर रहा हूँ, कि भाई लोग जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, वो हम यहाँ देखा था हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो निकाला गया था, वो मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था उसके थ्रू निकाला गया था।
ठीक है भाई लोग, थोड़ा माफ करना, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊं, लेकिन थोड़ा फास्ट में, ठीक है। ओके, उसके बाद तुम्हारा जो फर्स्ट मॉडल आता है ना भाई लोग, वो आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है ना भाई लोग, वो 1904 में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल 1904 में दिया गया था। इस मॉडल को एक और नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल बोल देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर इन विच द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट। जैसे ना तरबूज होता है ना, तरबूज के अंदर क्या होता है? बीज होते हैं, काले काले कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं ना भाई लोग, सीड्स होते हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बाहरी हिस्सा जो होता है ना, स्फीयर जो होता है, ठीक है, वो एटम है, जो कि कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसके भी ना ड्रॉबैक थे भाई लोग। ड्रॉबैक क्या था कि ये ना स्टेबिलिटी को ना, एटम की जो स्टेबिलिटी होती है ना भाई लोग, उसको ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि ना मान लो कि ये क्या है, इन्होंने एटम नाम दिया था, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब भाई लोग इलेक्ट्रॉन जो है ना एम्बेडेड है, इसके अंदर धसे हुए हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उन्होंने बोला था भाई एक दूसरे को नेगेटिव करना चाहिए, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज को ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है भाई लोग रदरफोर्ड मॉडल। ये सबके ना, ये तो सबके ना ताऊ थे, ठीक है। यही थे जो सबसे बड़ी बीत दे रहे थे, मतलब कि हर किसी को गलत यही प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये भी बाद में ना गलत प्रूफ हुए थे। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है ना भाई लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। इसमें उन्होंने क्या किया था? देखो देखो देखो, इन्होंने भाई लोग क्या किया था, एक सोर्स ले लिया था अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, यहाँ से अल्फा रेज निकलेंगी यहाँ से, और इन्होंने बीच में ना एक गोल्ड की फॉइल ले ली, पन्नी ले ली, या भित्ती ले लो, कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से ना अल्फा पार्टिकल निकाले, तो अल्फा रेज जब यहाँ से निकाली तो वो गोल्ड फॉइल निकली, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे एटम पे डाली, इस पे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो अल्फा रेज है ना भाई लोग, वो सीधी निकल गई हैं, ठीक है। 99% अल्फा रेज सीधी निकल गई हैं, लेकिन कुछ परसेंट, 1% जो अल्फा रेज है ना भाई लोग, वो सेंटर से वापस आ गई हैं, ठीक है। क्या बोला था? मोस्ट ऑफ द स्पेस 99% इज एम्प्टी बिकॉज मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, हाँ या ना। और हमने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया था? गोल्ड फॉइल को हमने इस वजह से यूज किया था क्योंकि गोल्ड का जो है ना भाई लोग, एटॉमिक साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है इसका? AU 197 होता है इसका, है ना। देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद उसके बाद भाई लोग, ये जो मॉडल है ना, इसी मॉडल के थ्रू भाई लोग न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है भाई लोग? ये एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पे, ठीक है। कोई भी एटम जो है ना, एटम के सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है ना भाई लोग, हाँ, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है? ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई लोग? बोले क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई लोग, उसके बाहर शेल में क्या लगता है, क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा, ओके। उसके बाद भाई लोग एक तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है आर इज टू आर नॉट ए टू पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट क्या है? 1 ठीक है, ठीक है। आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पर? ए इज एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना इस चीज का, मक्कारी बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है। सो ए इज एटॉमिक मास, जैसे कि एल्यूमिनियम का 27 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। मैं अगर बात करूं एल्यूमिनियम का 13, तो दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट रेडियस ऑफ, ये तुम्हें दे रखा है, इसकी तुम्हें रेडियस निकालनी है न्यूक्लियस वाली, ठीक है। तो पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर इज टू आर नॉट ए टू पावर 1/3, हाँ या ना। तो आर नॉट की वैल्यू पता होती है कितनी होती है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर? एटॉमिक, एटॉमिक भाई लोग, एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 होता है, तो 27 की पावर 1/3, ठीक है। जब 27 को बाहर निकालेंगे 1/3 क्यूब से, तो कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि भाई लोग 227 की पावर क्या है? 1/3 है ना। 1/3 मतलब कि 3 बार क्यूब करना पड़ेगा, तो एक बार करोगे तो कितना कितना हो जाएगा? 9, एक बार करोगे कितना हो जाएगा? 3, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻15 मीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट देखो भाई लोग, बहुत मेहनत लगी है, सच बता रहा हूँ। तुम लोग प्लीज ये लेक्चर इतना अच्छे से देखना कि तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, तुम्हें नीड ही नहीं पड़ेगी करने की 1 महीने तक पूरा, ठीक है। देखो मैं अगर बात करूं भाई लोग आइसोडाइफर्स की,
ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। आइसोडाइफर्स क्या होता है भाई लोग? डाई मतलब क्या होता है, यहां से मैंने याद करने का मेथड बनाया है, डायफर्स मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज n माइनस पी, उसे क्या नाम देते हो? आइसोडाइफर्स। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दे रखा है 35 Br80, मतलब कि 35 क्या है? एटॉमिक नंबर है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन, ओके ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालू इनके, तो इलेक्ट्रॉन के निकलेंगे 35, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ना भाई लोग, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा भाई लोग एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 80 माइनस 35 दैट इज 45। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? एन माइनस पी, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड द आइसोडाइफर्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका निकालूं आइसोडाइफर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो 45 माइनस 35 दैट इज 10। क्लियर है? चलो, आइसोटोन्स क्या होते हैं या आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, सेम बात है। तो आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज भाई लोग वो होते हैं जिनके पास में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जिनके न्यूट्रॉन सेम निकल जाए, दैट इज आइसो न्यूट्रॉनिक, है ना? शब्द से भी समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर ना दो स्पीसीज दे रखी है, दो या तीन, उन्हें तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंपेयर कर लोगे तो पहले न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालोगे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 13 माइनस 6, 40 माइनस 7, तो दोनों क्या क्या आ गए? सेम आ गए, मतलब कि दीज आर आइसोटोन्स या फिर दीज आर आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। चले आगे, ओके। थर्ड है तुम्हारा आइसो एस्टर्स। आइसो एस्टर्स क्या होते हैं भाई लोग? आइसो एस्टर्स ना वो होते हैं, वो मॉलिक्यूल, मैं एटम की बात नहीं कर रहा ना, मैं आइंस की बात कर रहा, वो मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और N2O, ठीक है। तो यहाँ पर एटम्स जो है ना CO2 में कितने हैं? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो कितने हैं? 3 एटम है। इसमें कितने हैं? 2 नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, कितने हैं? 3 एटम है। इलेक्ट्रॉन देखो, तो CO2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भाई लोग वो एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। तो कार्बन कितना होता है? 6, ऑक्सीजन का 8, लेकिन 2 एटम है, 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22। तो सेम इसका भी निकालो, कितना जाएगा? 22। तो दीज आर आइसो एस्टर्स टू ईच अदर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भाई लोग वो होती है, दे आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इनमें से कुछ भी मिल सकता है तुम्हें, ठीक है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनका इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना यहाँ पे Na1+ और Ne, ठीक है, सोडियम 1+ और वो कौन सा है? नियोन। तो सोडियम 1+ जो है ना भाई लोग, यहाँ पे सोडियम 1+ जो है, यहाँ पे अगर मैं निकालू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है, लेकिन एक पॉजिटिव है, तो माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना भाई लोग, अगर पॉजिटिव है तो एक माइनस कर दो एटॉमिक नंबर में से, अगर माइनस है चार्ज, ठीक है, तो एक पॉजिटिव कर दो। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे भाई लोग उतने माइनस कर देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एटॉमिक नंबर में से, और जितने नेगेटिव चार्ज होगा ना उतने ऐड कर देना एटॉमिक नंबर में, ठीक है। क्लियर है? चलो, दो टर्म्स और है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान देते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोप्स एंड सेकंड इज आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि तुम्हारे ये दे रखे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, ठीक है। जो तो ड्यूटेरियम होता है ना भाई लोग, ड्यूटेरियम इज आल्सो कॉल्ड द हैवी हाइड्रोजन। सारे टर्म्स याद करना, कुछ भी टर्म्स भूलना मत, क्योंकि लैंग्वेज में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या होता है भाई लोग? रेडियो एक्टिव होता है, हाँ है ना। तो इनके तुम्हें दिखाई दे रहा होगा एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक मास ऊपर के सब डिफरेंट है, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? उसके अपोजिट ही है, मतलब कि एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। देख लो, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, एटॉमिक मास इज सेम, ठीक है भाई लोग। चलेंगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब ना एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में अगर तुम्हें एक फोटोन की अगर एनर्जी निकालनी है ना, तो एक फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मुला होता है भाई लोग, E इज टू एच न्यू, ठीक है। E इज टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी किसकी? फोटोन की। ध्यान रखना, जो टर्म्स बोल रहा हूं ध्यान रखना, टर्म्स का ध्यान रखो और यूनिट्स का ध्यान रखो फिजिकल केमिस्ट्री में। तो एच न्यू, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो न्यू इज क्या होता है भाई लोग? C अपॉन लेमडा, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो यहां से न्यू की जगह रख देंगे C अपॉन लेमडा, तो क्या आ जाएगा? एच सी
एच सी अपॉन लेमडा। अगर हम न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा रख देंगे क्या जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा, हाँ या ना। लेकिन 1 अपॉन लेमडा जो होता है ना भाई लोग, वो न्यू नॉट के बराबर होता है। और न्यू नॉट क्या है, वेव नंबर है। क्या है, वेव नंबर। तो ई इज टू एच सी न्यू नॉट। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, पी बाई क्यूज भाई लोग सारे बनेंगे, सारे सारे के सारे पी बाई क्यूज बनेंगे। ये देखो, अगर तुम्हें एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का निकालना ना, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का, तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए जो होती है ना भाई लोग एनर्जी, वो होती है ई इज टू सिर्फ एन का मल्टीपल कर दो, एन एस सी अपॉन लेमडा, एन एच न्यू, एन एस सी न्यू नॉट, ठीक है। क्लियर है। ओके, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। जूल सेकंड में इतनी वैल्यू होती है और अर्ग में इतनी वैल्यू लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर यूनिट्स चेंज हो गई हैं, जूल सेकंड ले रहे हैं तो ये, अर्ग ले रहे हैं तो ये वाली। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तुम्हारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जब भी ना इस टाइप में आए, एस सी आए ना, तो एस सी का डायरेक्ट वैल्यू रख देना तुम लोग 20 × 10⁻26। बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और जब कभी ना यूनिट कन्वर्जन में आ जाते हैं, मतलब कि तुम्हें बोलता है कि भाई एनर्जी जो है ना इतनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर तुम जूल में चेंज करते हो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई लोग होती है 1.6 × 10⁻19 जूल होती है, ठीक है। ओके, ये एफर्ट भाई लोग जो मैं दे रहा हूँ ना, ये एफर्ट जो है ना तुम लोग मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये कम से कम 6 घंटे का एफर्ट है, तो प्लीज यार पूरे फोकस के साथ पढ़ना। उसके बाद न्यू इज टू सी अपॉन लेमडा, ध्यान रखना, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का है, और न्यू इज सी अपॉन लेमडा, तो 1/लेमडा क्या होता है, 1/लेमडा इज न्यू नॉट, 1/लेमडा। तो यहाँ पे हम अगर हम 1 ले लें तो 1/लेमडा क्या हो जाएगा, न्यू नॉट। तो न्यू इज क्या हो जाएगा, सी न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, वेव नंबर है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले और देख लेना, बस ये तुम्हारा हो गया कल्याण यहाँ पे। उसके बाद मैं अगर बात करूं भाई लोग, तो एनर्जी, एनर्जी में ना यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है तुम्हें, कि जब भी एनर्जी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ठीक है, और लेमडा जो है ना जो तुम्हारी वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में दे रखी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। तुम्हें चेंज करने की नीड नहीं है अगर नैनोमीटर में दे रखा है तो, ठीक है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है लेकिन लेमडा वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी यहां से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि ई इज क्या होता है, एच न्यू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन न्यू इज क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वेवलेंथ की। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना मैंने एक ना ग्राफ दे रखा है भाई लोग, ये ग्राफ तुम्हारी एनसीईआरटी का ग्राफ है, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ एनसीईआरटी को भी। तो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये इधर लिया मैंने इंटेंसिटी वाई एक्सेस पर, और एक्स एक्सेस पे मैंने ले रखा है वेवलेंथ, ठीक है। थोड़ा फास्ट बोल सकता हूँ भाई लोग, प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है, लेकिन समझाऊंगा बहुत मजेदार। तो यहाँ पे ना वेवलेंथ क्या हो रही है भाई लोग, बढ़ रही है, इधर 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है। तो देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि T1 टाइम पे, सॉरी T1 पे इधर, ठीक है, और इधर इंटेंसिटी क्या है, इधर इस टाइम पे T2 है। तो यहाँ से तुम्हें सिंपल शो हो रहा है कि जो T2 है, ठीक है, इसका ये एरिया कवर कर रहा है, और ये T1 है, तो कौन ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा T1 से, ठीक है। सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट याद करना है, सिर्फ डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं बोहर मॉडल की पहले, तो बोहर मॉडल जो है ना वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले रिवॉल्व करता है, घूमता है अराउंड इन स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट मतलब कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये होता है बोहर मॉडल। और ध्यान रखना है कि बोहर मॉडल जो होता है भाई लोग, वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेंट स्पीसीज जो होती है भाई लोग, ठीक है, उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया Li2+, ठीक है। इनमें अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे ना भाई लोग, तुम्हें इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम कितना होता है, 3 होता है, 2 पॉजिटिव है, 2 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, तो इसका भी सेम 1 1, इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं भाई लोग एंग्लो मोमेंटम की, ठीक है, तो एंग्लो मोमेंटम जो होता है भाई लोग किसी भी ऑर्बिट का, ठीक है, वो क्वांटाइज होता है, वो भी बोहर मॉडल थ्योरी से ही पता लगा था, ठीक है। और एंग्लो मोमेंटम कितना होता है, एंग्लो मोमेंटम होता है L=NH/2π होता है, इसके बराबर होता है, क्लियर है। और एंग्लो मोमेंटम क्या होता है, L क्या होता है, MVR पढ़ा हुआ फिजिक्स में, तो MVR क्या हो जाएगा, NH/2π। और जो ये वेलोसिटी है और जो ये रेडियस है, ये कौन सी है, वो बोहर मॉडल की ही, बोहर ऑर्बिट की ही रेडियस है, ठीक है। कौन सी वाली बताता हूँ, ये देखो, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो ये इसका जो फॉर्मुला होता है वो होता है 0.59 इंटू n² एंगस्ट्रॉम में लेंगे ये, ठीक है। और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला भी ध्यान रख लेना, ठीक है, ठीक है। एक मिनट फोन थोड़ा बंद कर दूं। यहाँ पे ये n जो है क्या है, n है भाई लोग ऑर्बिट नंबर है,
और Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है। छोटी छोटी चीजें जो है ना भाई लोग गलती करा देती हैं। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मुला वेलोसिटी का जो फॉर्मुला होता है ना भाई लोग बोर ऑर्बिट के लिए, वो होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी का भी ध्यान रख लो, एनर्जी का जो फॉर्मुला होता है वो होता है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, मैंने तुमको बोला कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब कि n=1 और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है मतलब कि Z=1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल बात है 2.188 इंटू 10⁶ Z/n, ठीक है। Z इज 1, n इज 1, इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करूं भाई लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की, तो सामने देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, फॉर्मुला ध्यान रख लेना 30.6 इंटू Z² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होता है, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं मैं वो है ग्राफ है। ग्राफ भाई लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही वाला, एनर्जी और रेडियस के बीच में ग्राफ। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या थी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू थी इसकी, देखो पॉजिटिव वैल्यू थी यहाँ पे, तो ऊपर हमने लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भाई लोग, नेगेटिव आई है, तो यहाँ पे ले रहे हैं नेगेटिव एक्सिस में। लेकिन टोटल एनर्जी को हम लोग भाई लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्यों लिया है, नेगेटिव में क्यों लिया है, यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि अगर तुम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, ऐड करोगे तब भी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। लेकिन 27.2 इससे कम आएगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिया है, थोड़ा पॉजिटिव साइड चले गए हम लोग। इतना क्लियर है, चलो देखो। और यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ना वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है लोग n=1, दैट इज ग्राउंड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट मतलब कि n=2। सेकंड ऑर्बिट को तुम लोग क्या नाम देते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो या फिर फर्स्ट स्टेट बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n=3 होता है, ऑन सो एन आगे जाओगे तो n=4 क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है, क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, चलो देखो। जैसे ना यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, n=2, हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हो जाएगा, Z=1। तो फॉर्मूला इंपुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है भाई लोग, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला ध्यान रखना जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m² मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू क्या है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। और न्यू नॉट क्या है, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ज्यादातर ये पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भाई लोग स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम। अभी एनर्जी पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। स्पेक्ट्रम की अगर बात करें भाई लोग, तो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो होता है भाई लोग वो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा होता है इमिशन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन भाई लोग ट्रांसमिट करता है, ठीक है, लोअर टू हायर मतलब कि नीचे ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये एनर्जी लेवल दे रखे हैं तुम्हें, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हाँ है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जा पाएगा ना ऊपर, उसको भाई एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए ना। ऊपर से नीचे आने के लिए क्या होता है, कोई पावर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम छत से गिरना चाह रहे हो तो छत से गिरोगे तो कोई पावर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे से जमीन से अगर तुम छत पे जा रहे हो, ठीक है, अपने लाइक टेरेस पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो तुम्हें पावर चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। तो वैसे सेम चीज यहाँ पे है। इमिशन के लिए क्या होता है, इमिशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि लोअर टू हायर, इमिशन मतलब कि हायर टू लोअर, दैट्स इट। नेक्स्ट, इमिशन में भी भाई लोग ना दो टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, ठीक है, शायद बताओ तुम्हें। फर्स्ट जो होता है ना भाई लोग, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस किसके लिए, इमिशन के लिए। तो नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। n2 क्या है, n1 क्या है, तो n2 है भाई लोग हायर एनर्जी लेवल, और n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस में अगर n=1 है भाई लोग, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है,
क्लियर है? इफ n इज टू 1 है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगे ना भाई लोग वो हो जाएगी n2 इंटू n2 माइनस 1/2। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई लोग, रिटर्न कर रहा है ग्राउंड स्टेट पे। हायर से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, ठीक है, मतलब कि ओके ओके, अगर ना ग्राउंड स्टेट में आ रहा है मतलब कि n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और n2 जो भी हायर स्टेट से आ रहा है तुमको बोलेगा कि भाई थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, किस से आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे अभी एक दो तीन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो केस बनता है वो बनता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्जॉर्प्शन लाइन, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, यहाँ पूरा लिख नहीं पाया, एक बार चेक कर लेना। तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्या था, इमिशन था। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है वो बराबर होता है नंबर ऑफ लाइमन सीरीज के भाई लोग, जो कि होती है n2 माइनस वन, n2 माइनस वन। बिकॉज एब्जॉर्प्शन भाई लोग ओनली लाइमन से होता है, या बोल सकते हो कि एब्जॉर्प्शन ऑलवेज अगर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हम लोग लाइमन क्यों बोल रहे हैं अभी हम लोग समझने वाले हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये तुमने सीरीज पढ़ी होगी ना, फर्स्ट लाइमन, बामर, पास्चर। तो ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट मतलब बोलते हैं हम लोग लाइमन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद n=2, बामर, पास्चर। ठीक है, ये चलता है। नेक्स्ट देखो, इसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने। In an atom, 5 orbits are present. Then calculate number of emission lines and absorption lines formed in the spectrum. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, n2 इक्वल कितना है, 5 है, हाँ है ना। तो इमिशन कितना हो जाएगा, इमिशन इज n2 इंटू n2 माइनस 1/2। क्यों, क्यों भाई लोग, क्यों क्यों, क्योंकि 5 ऑर्बिट्स है ना, इन एन एटम 5 ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशन लाइंस एंड एब्जॉर्प्शन लाइंस फॉर्म्ड इन द स्पेक्ट्रम। अगर तुम्हें नहीं दे रखा हो ना कि कहां से निकालना है, तो उसको ग्राउंड में लेके चलते हैं धारक हमेशा, कि कहां पे आ रहा है पता नहीं है तो ग्राउंड में लो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है एब्जॉर्प्शन के लिए, n2 माइनस 1 कितना जाएगा, दैट इज 5 माइनस 1 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सब कुछ क्लियर होगा तुम्हारा। जो भी तुमको बोला गया है, इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर 21। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस में दे दी है 21 है, तुम्हें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन भाई लोग nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब कि इमिशन है। इमिशन मतलब कि भाई लोग, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस कितनी हो जाएंगी, n2 इंटू n2 माइनस 1/2। तो इमिशन लाइंस दे रखी है कितनी है, 21 है। n2 इंटू n2 माइनस 1/2 कितना आ गया, यहाँ से n2 की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, क्लियर है? एक और ले क्वेश्चन, छोड़ दो, नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे। अगर तुमको ना बोलता भाई लोग, इफ से हाइड्रोजन एटम गिव 5 लाइन इन यूवी रीजन, तो यूवी रीजन का मतलब होता है भाई लोग लाइमन सीरीज। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ये सीरीज है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 4 5, और n2 जो है ना भाई लोग वो 2 3 4 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगर n1 1 है तो n2 2 3 कुछ भी। ये जो होता है ना भाई, 11 सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन प्रेजेंट होती है, बामर सीरीज होती है विजुअल रीजन में, बाकी के सारी जो होती है ना वो इंफ्रारेड रीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से ये देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारी एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये n1, ये n=1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये इनफाइनाइट है। ठीक है, लाइमन ये रहा, ये बामर है, पाशर है, ब्रैकेट है, फुंड है। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सा है, ये वाला लाइमर, ये बामर, पाशर, ब्रैकेट। ठीक है, ओके। जब कोई इलेक्ट्रॉन भाई लोग, जब कोई इलेक्ट्रॉन भाई लोग गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी गिर सकता है, 2 से भी जा सकता है नीचे। ठीक है, इमिशन का जो बता रहा हूँ तुमको, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। ठीक है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो तुमको बोल रहा है ना, अगर वो तुमको बोल रहा है कि बामर में आकर गिर रहा है, तो बामर मतलब कि वो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसको ग्राउंड में आना है बामर में, तो मतलब कि n=2 रहेगी, लेकिन पता नहीं है वो कहां से आएगा, n=6 5 वो क्वेश्चन बोलेगा तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक और चीज नोट करनी है। अगर तुमको बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि लिमिटिंग लाइन है या फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, उसका मतलब है कि n2 इनफाइनाइट लेना है, हमेशा ये बात सही होगी, ध्यान रखना है। अगर बोल रहा है लिमिटिंग लाइन सीरीज है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टर्म यूज कर रहा है, तो n2 इनफाइनाइट। अभी तो मैं ना क्वेश्चन लेके ना सब कुछ समझ में क्लियर कर दूंगा। एनर्जी का फॉर्मुला है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कितना होता है, -2.18 इंटू 10⁻18 z² बाई n², ये आती है जूल में।
डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तुम्हें फॉर्मुला आता नहीं है, इस वजह से फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया है मैंने। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि n इक्वल टू 1, हीलियम मतलब कि z इक्वल टू 2, हाँ या ना? तो फॉर्मुला पुट कर दे वाला, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक ना वेव नंबर का फॉर्मुला है, वो भी ध्यान रखना है। न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू होता है लोग आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। आर क्या है, रेडिएटर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है इतनी पर मीटर। और 1 अपॉन लैम्डा इज वेव नंबर, न्यू नॉट। ठीक है। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, लैम्डा अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना है ना एंगस्ट्रॉम में, तो 912 अपॉन जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर डायरेक्ट कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, वो कैलकुलेशन से छुटकारा मिलेगा तुम्हें। ठीक है। एन टू क्या है, हायर एनर्जी लेवल। एन वन क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है। ठीक है भाई लोग, बहुत बढ़िया। एक और ट्रिक ध्यान रखो, एक और ट्रिक ध्यान रखो। फर्स्ट जो ट्रिक है भाई लोग वो ये है कि अगर तुमको बोल रहा है कि फॉर एक्स लाइन ऑफ सीरीज, एक्स लाइन ऑफ सीरीज, ठीक है, तो एन टू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मुला है एन वन प्लस एक्स कर देना। जो भी तुम्हें लाइन बोल रहा है ना, फिफ्थ लाइन ऑफ सीरीज, बामर सीरीज या सीरीज, तो एन वन प्लस एक्स कर देना, तुम्हें एन टू डायरेक्ट मिल जाएगा। तुमको अगर बोल रहा है ना फॉर लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी सीरीज, ठीक है, तो एन वन जो है वो डिसाइड करोगे बाय नेम ऑफ सीरीज, लेकिन एन टू के लिए हमेशा इनफाइनाइट, हमेशा इनफाइनाइट। जब भी तुमको बोले लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन और बामर सीरीज, पार्शर सीरीज, ठीक है, तो एन वन तो तुम सीरीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि बामर है पार्शर है। बामर हो गया तो एन वन इसको वन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। थर्ड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन देखो ऊपर देखो, एक्स लाइन, तो थर्ड लाइन मतलब कि एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एन टू कितना हो जाएगा, एन टू इक्वल टू एन वन प्लस एक्स, कितना आ गया, एन टू इक्वल टू 4। लाइमन सीरीज बोल रहा है मतलब कि एन इक्वल टू 1, मतलब कि एन वन इक्वल टू 1, एन वन इक्वल टू 1। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो कौन सा भी फॉर्मुला लगा दो, ये वाला फॉर्मुला लगा दो या ये वाला फॉर्मुला लगा दो, तो आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सारे क्वेश्चन ले रहा हूं भाई लोग, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोई कराता नहीं है ये। फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, बोला गया लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंख बंद करके रख दो, एन टू इक्वल टू इनफाइनाइट। ब्रैकेट सीरीज है तो लाइमन सीरीज है ना, पहले क्या होता है लाइमन सीरीज। देखो यार ऊपर तुम लोग क्या करते हो भाई लोग, क्या करते हो। ये क्या है, लाइमन, बामर, पार्शर, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4। तो एन वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे यहाँ से लैम्डा पता लग जाएगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू स्क्वायर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू निकाल लो, सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ओके, मेरी थोड़ी सी कमर दर्द कर रही है, बस 2 मिनट 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम, मतलब कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो निकालना है लाइमन के लिए और बामर सीरीज के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब भाई लोग जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्डा। ऊपर डिस्कस किया था ना, एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो लैम्डा मिनिमम है मतलब कि एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम किसकी होती है, लाइमन सीरीज की। बताया था, देखो एक बार चेक करो ऊपर, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से। देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। सबसे ज्यादा लाइमन की होगी, फिर कम इसकी, फिर कम इसकी, सबसे कम होगी इसकी लास्ट वाले की, पार्शन की। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आ जाओ नीचे, नीचे 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 आ जाओ। तो लेमन सीरीज की हो जाएगी एनर्जी मैक्सिमम, हाँ है ना, हाँ है ना भाई लोग, हाँ है ना। तो लेमन सीरीज बोल रहा है मतलब कि एन वन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और एन टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बामर सीरीज मतलब कि एन वन स्क्वायर 2, और एन टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है? तो लैम्डा निकाल लेंगे इससे। चलो ये काम मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन भाई लोग क्या होता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन जो होता है भाई लोग वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है, ध्यान रखना। जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तीन फॉर्मुले हैं, तीन फॉर्मुले बहुत रामबाण फॉर्मुले हैं। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इन 10⁻⁻34। पी इज मोमेंटम, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सिंपल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस पे। अगर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज एम वी, तो पी की जगह हम एम वी चेंज कर दें कितना, कौन सा फॉर्मुला बन जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी बन जाएगा। अगर वोल्टेज दे रखा है ना भाई लोग, सॉरी पोटेंशियल दे रखा है ना, क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल दे रखा है ना, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मुला होगा ये वाला, लैम्डा इक्वल्स टू 12.25 अपॉन रूट वी। रूट वी, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। 15 वोल्ट क्या करना है? कुछ नहीं, आंख बंद करके फॉर्मुला लगाओ। लैम्डा इक्वल्स टू 12.25 अपॉन रूट वी इन द एंगस्ट्रॉम। रूट वी कितना है? 15 है। सॉल्व कर लोगे? चलो आगे चलते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मजा आ रहा है भाई लोग? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई लोग? एक मिनट, मुझे ना एक चीज देख लेने दो, कहीं कुछ स्किप तो नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ स्किप कर दिया क्या? नहीं, फीलिंग गलत आ रही है, फीलिंग गलत आ रही है ना। चलो फीलिंग गलत आ रही थी, ओके। तो भाई लोग तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है ये? इसके दो फॉर्मूले याद कर लो, रामबाण है, सारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड मोर देन एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू एंड मोर देन एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, ये मास छुपा बैठा हुआ है, इसको ध्यान रखना, और ये केजी में लोगे। ठीक है, एच अपन 4 पाई जब भी आया ना भाई लोग, एच अपन 4 पाई ऐसे डायरेक्ट पुट करना है 0.527 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर एच अपन 2 पाई आया है तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन बचेगी, टाइम बचेगा तुम्हारा, और टाइम ही सेव करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन मजा आएगा, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन दे रखा है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुइटेबल फोटोन्स is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। डिस्टेंस दे रखा है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब कि डेल्टा वी निकालना है भाई लोग, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो फॉर्मूला भी लगाएंगे, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच अपन 4 पाई एम। डेल्टा वी निकालना है तो एच अपन 4 पाई एम, ये आगे दे जाएगा डेल्टा एक्स, ये क्रॉस हो जाता है, जो निकालते हैं उसके आसपास का जो भी टर्म्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ओके, तो मैंने ये डायरेक्ट पुट कर दिया है, हाँ है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भाई लोग, ये रखा हुआ है जूल में, जूल में, लेकिन बाद में जो आ रहा है ना वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो जब भी इस टाइप का चीज हो ना, तो एक जूल जो होता है ना, पहले 1 जूल जो होता है ना, वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे कंफ्यूजन तो कुछ नहीं होगी तुम्हें, ठीक है, जूल में पुट कर देना, लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 जूल जो थी ना, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए। ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देता है, परेशानी देता है। ठीक है, जो फिर गले शिक में तुम्हें याद आ जाते हैं ना अपने। क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 40 kg एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड दे रखी है, मतलब वी नॉट डेल्टा वी, स्पीड दे रखी है। ठीक है, मास दे रखा है 40 kg इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। ठीक है, परसेंट दे रखी है 2% स्पीड की। फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कि डेल्टा एक्स निकालना है। तो भाई लोग परसेंटेज एरर पड़ा था ना, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना भाई लोग? कितना परसेंट है? 2% है, हमें बता दिया सर, है ना, 2%। अब क्या निकालना है? स्पीड, तो ये हो जाएगा 45, वी की वैल्यू कितनी जाएगी? वी की वैल्यू जाएगी 45, तो डेल्टा वी निकालोगे तो क्रॉस कर दोगे तो 45 इंटू 2 अपॉन 100,
90 अपॉन 100 मतलब कि 0.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने क्या लिखा यार, डेल्टा v1 v2 145 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यार मिस्टेक हो जाती है ना, बोले तो मिस्टेक करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है। फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें डेल्टा भी पता लग गया है तो डेल्टा भी तुम यहाँ पुट कर दोगे, डेल्टा एक्स दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स तो निकालना है ना, एम तो दे रखा है, आंसर आ जाएगा। अरे देख लो यार तुम, चलो ठीक है, तुम परेशान हो, डेल्टा एक्स इज टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। एच अपॉन 4 पाई क्या होता है, जो ऊपर वैल्यू रखी थी वो मास के दे रखा है, डेल्टा वी निकाल ही लिया 0.9, ठीक है। अब तो कर लोगे। चलो अब आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स चार टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू डिफाइन करता है शेल को या ऑर्बिट को, ठीक है। जैसे कि के एल एम होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये मान लो के है, या फिर फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, ठीक है। क्लियर है। एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिफाइन करता है सब शेल को, ठीक है। मतलब कि एल, एल से रिप्रेजेंट करते हो एजिमुथल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एन से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू डिफाइन करता है ओरिएंटेशन को, दैट इज स्मॉल एम। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, चक्कर जो लगाता है, ठीक है। क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एस से, स्मॉल एस। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो भाई लोग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इसकी वैल्यू एन इक्वल्स टू 1 से लेकर एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक वेरी करेगी, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने किसी भी शेल में तो 2n स्क्वायर कर देना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं एन स्क्वायर कर देना, नंबर ऑफ सबसेल निकालने हैं तो एन कर देना, ठीक है। कैसे करना है अभी मैं डिस्कस करेंगे। एक और चीज, ठीक है। सेकंड एल, एल क्या होता है पहले पता है तुम्हें, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है, शेप देता है सबशेल का। अब शेप के बारे में देख लो, शेप कौन कौन से होते हैं। तो जो होता है ना एस पी डी एफ, ये क्या है, सबशेल है, ठीक है। तो अगर एस की वैल्यू भाई लोग, अगर तुम्हें ना एस सबशेल है ना तो एल की वैल्यू होगी 0, पी सबशेल है तो एल की वैल्यू होगी 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। और शेप जो होता है ना सबशेल का, अगर एस है तो सिमेट्रिकल शेप होगा स्फेरिकल, पी होगा तो उसके लिए डम्बेल शेप होता है, डी के लिए होता है भाई लोग डबल डबल डम्बेल शेप होता है, और एफ के लिए कितना होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, ठीक है। और जब भी कभी तुम्हें ना, जब भी कभी तुम्हें नंबर ऑफ सबशेल निकालने हो तो नंबर ऑफ सबशेल बराबर होते हैं नंबर ऑफ एल वैल्यू, एल की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ सबशेल के बराबर होगी, ठीक है। क्लियर है। और जब भी तुम्हें एन से ना एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एन से एल निकालना हो ना, तो एल इसको होता है एन माइनस 1। जैसे एल की वैल्यू 0 होती है फॉर एस, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए भाई लोग, जब भी तुम्हें ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो सबशेल में, सबशेल मतलब कि एल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल दैट इज एल इज 2l1 प्लस होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी सबशेल में तो होता है 4l+2 होता है, ठीक है। लास्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू जो है ना भाई लोग वो -l से +l वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एस, एस सबशेल के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होती है, सो एम भी 0 होगा। अगर एल 0 है तो एम 0 होगा, ये ध्यान रखना। पी के लिए क्या होता है, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो एम क्या होगा, एम भाई लोग वेरी करेगा -1 टू 0 टू +1, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं भाई लोग, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा एन है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है भाई लोग, एन स्क्वायर होगा। क्वेश्चन भी करेंगे, रुक जाओ, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की अगर बात करूं भाई लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बेसिस पे ना रूल दे रखे हैं। सबसे पहला जो रूल है ना भाई लोग, वो है पॉली एक्सक्लूजन रूल। ये बोलता है कि नंबर ऑफ नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम स्पिन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये एस है या फिर पी, मान लो ये पी है, ठीक है। तो तुम ना ऐसे दो इलेक्ट्रॉन को ना सेम उसमें ना एक डायरेक्शन में नहीं रख सकते, ठीक है। एक अगर क्लॉकवाइज है, अपवर्ड है, तो एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है, मतलब स्पिन डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो सेकंड देखो, अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है। अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है फिलिंग जो होते हैं ना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, फिलिंग जो हम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, और एनर्जी बढ़ती जाती है, पढ़ा है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4 और 3s,
3p 4s 3d ऐसा होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। होल फ्लोर ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ओनली व्हेन दे आर फिल्ड सिंगली। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर ओनली, पेयरिंग जो होगी ना किसी इलेक्ट्रॉन की, वो बाहर तभी फिल हो सकती है। कैसे, देखो एक बार, क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब मुझे इलेक्ट्रॉन बनना होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए था 3d6 3p6 4s2 3d4 बनना चाहिए था मुझे, है ना, हाँ है ना। लेकिन 4s1 3d5 होगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 4s1 3d5 वो यही बोल रहा है, और एग्जाम्पल ध्यान रखने वाला, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ओनली व्हेन दे आर फिल्ड सिंगली, ठीक है, सेकंड वाला हो गया। अब बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। देखो, पीडीएफ तुम्हारे सामने होगी, तो भाई लोग, ये अपोल प्रिंसिपल है, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ सबसेल, किसी भी एनर्जी जो होती है ना सबसेल की वैल्यू को हम किसे देते हैं, तो हम देते हैं एन प्लस एल रूट से देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रखा है 1s और 2p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो एन प्लस एल रूट लगा दोगे इसमें, तो 1s मतलब क्या होता है, 1s मतलब होता है एन प्लस एल, वही लगा दोगे एन प्लस एल रूट, तो एन प्लस एल रिगार्डिंग एन क्या हो जाएगा, एन इज 1, एस मतलब कि 0, इसकी आएगी 1 वैल्यू, तो 2p में कितनी आ जाएगी, 2p में आ जाएगी हमारी एन मतलब 2 p मतलब 1, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है, ये 1 है ये 3 है, तो 2p इज ग्रेटर देन 1s, तो एनर्जी किससे ज्यादा हो जाएगी, 2p ज्यादा हो जाएगी। और वैसे सिंपल हम लोग बता रखा है 1s 2s 2p एनर्जी बढ़ती जाती है, क्लियर है, ठीक है, ये मैं ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें रखी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये इतना डिस्कस करने की बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज और डायमैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज मतलब कि कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे, इसमें सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक स्पीसीज। इस पे तुम लोग ऐसे निकालते हो, फॉर्मूला ये रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है म्यू इक्वल्स टू रूट n इनटू n प्लस 2 बार मैग्नेट, इसकी यूनिट है क्या है, बोहर मैग्नेट, सॉरी बोहर मैग्नेट, और n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं और ट्रिक करते हैं, ट्रिक क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड टोटल स्पिन इन Cr+3 कितना होगा, तो 24 का लिखना है, Cr क्रोमियम है 24, पहले तुमने इसका कंफर्मेशन लिख दिया 3d5 4s1, अब तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वही निकल गया, 2 निकालने थे, यहाँ से निकाल तो क्या हो जाएगा 3d3, ये लास्ट सबसेट है, तो सेम वही लगाओगे, 3d है मतलब कि कितने आएंगे यहाँ पे 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1 2 3 फिल कर दिया, है ना, उसमें दिखाई भी दे रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो n तो कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट कर दोगे, 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, तो कहाँ से निकल पड़ा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अदरवाइज सिंपल जो ट्रिक है भाई लोग वो ये है कि जब भी अंत इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना भाई लोग, डायरेक्ट याद कर लो, ये वाला डायरेक्ट याद कर लो, जब भी अंत इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 दिखाई दी जाए, डायरेक्ट तुम्हें याद करना है, डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा था आज का सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, तुम्हें मजा आया हो तो भाई ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज जो है मैंने कवर करी है, हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, लेकिन एक एक चीज हम लोगों ने कवर कर लिया, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना, और एक बार बता देना मुझे कि कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा कमेंट में बताने की, ठीक है। चलो ओके भाई लोग, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।